सहज जुड़ा हुआ फैशन। इस स्थिति वाले लोग ठीक ठीक जानते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं और समझते हैं कि वे दूसरों को क्या कहते सुनते हैं, लेकिन वे अपने शब्दों के वास्तविक उत्पादन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वाणी रुक जाती है और शब्दों का अक्सर गलत उच्चारण होता है, जैसे कि कॉट के बजाय कॉट कहना, नौ के बजाय घड़ी, या गैर। कुछ शब्द पूरी तरह से छोड़े जा सकते हैं, जैसे द या फॉर। इसे ब्रोका का वाचाघात कहा जाता है। वाचाघात का तात्पर्य लिखित या मौखिक भाषा का उपयोग करने या समझने में असमर्थता है। गुडग्लास एट अल. 2001। शब्दों का गलत उच्चारण करने या उन्हें छोड़ देने के बजाय शुरू में हकलाना एक अलग समस्या है, लेकिन ये ब्रोका के क्षेत्र से भी संबंधित हो सकती है। वर्निक का क्षेत्र बाएं टेम्पोरल लोब में, फिर से, ज्यादातर लोगों में, एक क्षेत्र है जिसे वर्निक का अरवा कहा जाता है, जिसका नाम फिजियोलॉजिस्ट और ब्रोका के समकालीन कार्ल वर्निक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस स्थान पर क्षति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क का ये क्षेत्र शब्दों के अर्थ को समझने में शामिल होता है। गुडग्लास एट अल. 2001। वर्निक के वाचाघात से पीड़ित व्यक्ति धारा प्रवाह बोलने और शब्दों का सही उच्चारण करने में सक्षम होगा, लेकिन शब्द पूरी तरह से गलत होंगे। उदाहरण के लिए, एल्सी को टेम्पोरल लोब में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिससे मस्तिष्क का ये क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही ईआर नस ने रक्तचाप कफ को फुलाया, एल्सी ने कहा, ओह, ये शनिवार बहुत कठिन है। एल्सी ने सोचा कि वह कुछ समझ रही थी। उसे ये समझने में भी परेशानी हो रही थी कि उसके आसपास के लोग उससे क्या कह रहे थे। एक अन्य उदाहरण में, अनेस्ट को 80 वर्ष की आयु में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और वेरुके के वाचाघात का भी पता चला। उदाहरण के लिए, उसने अपनी पत्नी से एयर कंडीशनर से थोड़ा दूध निकालने के लिए कहा। सही विचार, गलत शब्द। वाचाघात के ऑडियो उदाहरणों को गर्म करने के लिए लुकी ग्लास स्थानिक उपेक्षा के माध्यम से मनोविज्ञान में क्लासिक अध्ययन। D.V.S. रामचंद्रन ने अपनी आकर्षक पुस्तक फैंटम्स इन द ब्रेन, रामचंद्रन एंड ब्लेक्सली, 1998 में एक महिला के लक्षणों के समूह के मामले की जानकारी दी है। जब एलेन का बेटा उससे मिलने आया, तो वह अपनी पूर्व घोंसला और नकचड़ी मां की शक्ल देखकर हैरान हो गया। वह महिला जो हमेशा अपने रूप पर गर्व करती थी, जिसके बाल हमेशा पूरी तरह से संवारे होते थे और उसके नाखून पूरी तरह से मैनिक्योर किए हुए होते थे, वह गंदी दिखती थी और पूरी तरह से अजीब। उसके बाल बाईं ओर बिखरे हुए थे। उसका हरा शॉल उसके नाइट शोल्डर पर अच्छी तरह से लटक रहा था, लेकिन बाईं ओर फर्श पर लटका हुआ था। उसकी लिपस्टिक उसके होठों के दाईं ओर और केवल दाईं ओर सलीके से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे के बाईं तरफ मेकअप पूरी तरह से प्रतिबंधित था। उसके आईलाइनर पर, उसके चेहरे के दाहिनी ओर काजल और ब्लश सभी बड़े करीने से लगाए गए थे। क्या गलत था? बेटे ने डॉक्टर को बुलाया और उसे बताया गया कि उसकी मां के स्ट्रोक के कारण उसे स्थानिक उपेक्षा या एकतरफा उपेक्षा नामक स्थिति हो गई है, जिसमें कॉर्टेक्स के दाहिने पार्श्विका और पश्चकपाल लोब को नुकसान होने पर एक व्यक्ति हर चीज को नजरअंदाज कर देगा। बायां दृश्य क्षेत्र, पार्श्विका क्षति के साथ साथ ललाट और टेम्पोरल लोब के क्षेत्रों की क्षति भी एक भूमिका निभा सकती है। स्थानिक उपेक्षा बाएं गोलार्ध को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये स्थिति दाएं नेमी क्षेत्र की उपेक्षा की तुलना में कम बार और बहुत हल्के रूप में होती है। कॉबेटा एट अल. 2006, हेलमैन एट अल. 1993, स्प्रिंगर एंड ड्यूश, 1996। जब डॉक्टर ने इस महिला की जांच की,
तो उसने एक दर्पण दिखाकर उसे अपने बाएं हिस्से पर ध्यान देने की कोशिश की। याद रखें, वह अंधी नहीं थी। उसे अपने बाएं तरफ कुछ भी नजर नहीं आता था जब तक कि उसका ध्यान विशेष रूप से इस ओर न दिलाया जाए। उसने जब उससे पूछा गया कि दर्पण क्या है और वह अपनी उपस्थिति का सही वर्णन करने में सक्षम थी। लेकिन जब एक सहायक ने महिला की पहुंच के ठीक भीतर एक कलम को रोका, जो उसके बाईं ओर के दर्पण में परिलक्षित होता था, तो उसने दर्पण के माध्यम से उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसके अच्छे दाहिने हाथ से कलम। जब दूत ने उससे कहा कि वह चाहता है कि वह दर्पण में उसकी छवि नहीं बल्कि वास्तविक वस्तु को पकड़ ले, तो उसने उसे बताया कि कलम दर्पण के पीछे थी और उसे पाने के लिए उसने इधर-उधर हाथ डालने की भी कोशिश की। यह नकचढ़ा, मांगलिक मानकों वाला, खुश करना का रूप से स्थानिक उपेक्षा से पीड़ित व्यक्ति अब दुनिया को उसी तरह से नहीं देख सकते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं। इन लोगों के लिए वस्तुओं, पिंडों और स्थानों के बाएं भाग कहीं न कहीं देखने वाले शीशे के माध्यम से होते हैं। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1. यदि स्थानिक उपेक्षा वाला कोई व्यक्ति केवल थाली के दाईं ओर खाना खाता है, तो देखभाल करने वाले उस व्यक्ति को पर्याप्त भोजन दिलाने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2. स्थानिक उपेक्षा वाला व्यक्ति और कौन सी अजीब चीजें कर सकता है जो सामान्य कामकाज वाला व्यक्ति नहीं करेगा? स्थानिक उपेक्षा वाला व्यक्ति अन्य कौन सी चीजें करने में असफल हो सकता है? सेरेब्रल गोलार्ध, क्या आप सही दिमाग में हैं? 2.14 स्पष्ट करें कि मस्तिष्क के कुछ कार्य बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच कैसे भिन्न होते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग दाएं दिमाग के होते हैं और कुछ लोग बाएं दिमाग के होते हैं। क्या मस्तिष्क के दोनों हिस्से सचमुच इतने भिन्न हैं? अधिकांश लोग मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को एक जैसे जुड़वां बच्चे मानते हैं। दोनों पक्षों में समान 4 पालियां हैं और लगभग समान तरीके से व्यवस्थित हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि लगभग 90% आबादी में भाषा केवल बाएं गोलार्ध तक ही सीमित है। टोगा और थॉम्पसन, 2003। सेरेब्रम के 2 हिस्से, मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा जिसमें 2 गोलार्ध और उन्हें जोड़ने वाली संरचनाएं शामिल हैं, अन्य कौन से विशेष कार्य करते हैं, और शोधकर्ता ऐसे कार्यों के बारे में कैसे जानते हैं? स्प्लिट ब्रेन रिसर्च रोजर स्पेरी गोलार्ध विशेषज्ञता के क्षेत्र में अग्रणी थे। तियान, उन्होंने बाएं और दाएं गोलार्धों को प्रदर्शित करने में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। मस्तिष्क विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में विशेषज्ञ होता है। स्पेरी, 1968। मिर्गी, मस्तिष्क क्षति के कारण होने वाली गंभीर मांसपेशियों की ऐंठन या दौरे को ठीक करने के तरीके की तलाश में, स्पेरी ने कॉपस कॉलोसम को काट दिया, तंत्रिका तंतुओं का मोटा बैंड जो दोनों गोलार्धों को जोड़ता है। जानवरों के साथ शुरुआती शोध में ये तकनीक काम कर गई और ऐसा लगा कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस प्रक्रिया को करवाने वाले पहले लोगों को भी मिर्गी के गंभीर लक्षणों से राहत मिली, लेकिन परीक्षण से पता चला कि एक तरह से अब उनके एक शरीर में 2 मस्तिष्क हैं। विशेष परीक्षण में मस्तिष्क के केवल एक तरफ संदेश भेजना शामिल है, जो अब संभव है क्योंकि कनेक्टिंग ऊतक, कॉपस कैलोसम को काट दिया गया है। याद रखें कि प्रत्येक गोलार्ध शरीर के विपरीत पक्ष को नियंत्रित करने या उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। विभाजित मस्तिष्क वाले रोगी में, यदि गेंद की तस्वीर स्क्रीन के दाईं ओर फ्लैश की जाती है, तो गेंद की छवि बाएं पश्चकपाल लोब पर भेजी जाएगी।
व्यक्ति यह कह सकेगा कि उसने एक गेंद देखी है। यदि स्क्रीन के बाईं ओर हथौड़े की तस्वीर चमकती है, तो व्यक्ति मौखिक रूप से वस्तु की पहचान नहीं कर पाएगा या किसी निश्चितता के साथ यह बताने में सक्षम नहीं होगा कि कुछ देखा गया था। लेकिन यदि बाएं हाथ, दाएं गोलार्ध द्वारा नियंत्रित, का उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति उस हथौड़े की ओर इशारा कर सकता है जिसे उसने नहीं देखा था। दाहिने पश्चकपाल लोब ने हथौड़े को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन व्यक्ति उस तथ्य को नष्ट नहीं कर सका। स्पैरी, 1968। इस तरह के अध्ययन करके शोधकर्ताओं ने पाया है कि बायां गोलार्ध भाषा, भाषण, हस्तलेखन, गणना, गणित, समय की भावना और लय, जो प्रकृति में गणितीय है, में माहिर है। और मूल रूप से किसी भी प्रकार के विचार के लिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दायां गोलार्ध अधिक वैश्विक, व्यापक, प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखता है जिसमें धारणा, दृश्य, स्थानिक शामिल है। सप्ताहांत और सामाजिक परिणाम और संख्या CADHD कॉम्पा 2012। वहाँ न केवल अंतर्विरोध चल रहे हैं, बल्कि पिछले राज्यों के साथ साथ प्रो-ऑर्गेनेलेज परिसरों की बढ़ती उलझन भी है। उदाहरण के लिए, अध्ययन करते समय एकाग्रता पर ध्यान देना और क्रमबद्ध करना। दवाओं में से एक प्रेजेंटिन वाला एक दोस्त है। 2012 फियोन्स, उत्तेजक संकेतों के लिए रैम्बर और प्रोप्शन में एक एंगोम रीमेट स्वासहेथिचिडेन के साथ सहमत होता प्रतीत होता है और एक पेम्पलिन अकेडमी ऑफ ओवरड्यूजी को एक स्थिति पपी एडेनॉइड प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करता है। 2013 ADD टेली विज्ञापन के व्यवहारिक और संज्ञानात्मक गुणों में उन लोगों का उपयोग किया गया है जो ध्यान और संज्ञानात्मक नियंत्रण को नियंत्रित करने और एटनिस और मोंटियन, निग, 2010 में सुधार के लिए संभव हैं। कॉर्टिकल और सबकॉर्नर ट्रांसएनास वास्तव में और छोटे होने के लिए बाध्य हैं। ADHD के न्यूरोइमेजिंग अध्ययनकर्ता CE के रूप में कुल कॉन्समी सहरात्रि पक्ष, बेसल गैंग्ला ट्यूटिकुरिकल स्ट्रक्चरस विकसित हुए सभी और कॉपुल कैकॉमकेडो एट अल. 2015 NG020 चूंकि ADHD विभिन्न प्रकार के व्यवहार और संज्ञानात्मक पहलुओं से संबंधित है, जो डेजर के एक्लेंस को जन्म दे सकता है, सिस-बोइंगोइल, कॉग्निटिव, या बेल्ट 2010 हो सकता है। मटर के लिए, मार्चेस ADHD के न्यूरोइमेजिंग और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल अध्ययन का विरोध कर सकते हैं। वे स्टेशनों के विशिष्ट कॉग्टिएस को पुनर्स्थापित करते हैं। 2007 के बाद से EEG या ERP क्लॉक का उपयोग करें। कम अधिक EA 2013-2010, वाइट एफ अल. 2005, NE. MALMHHP 2006 मोस्टेट आदि। 2016, वोल्कोवे 200 ध्यान के कुछ पहलुओं और वास्तव में ADHD के बारे में कुछ नए सुझाव। ADHD वाले लोगों पर ध्यान देने का पहलू। परिदाकिम सतर्कता किसी महत्वपूर्ण चीज पर नजर रखने में सक्षम होना। एक अन्य वंथाल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होना प्रतीत होता है जो कार्य पर रहने, एटिपिड बनाए रखने, या संलग्न होने में एक मोगपास को नियंत्रित करने में सक्षम है। 201 इन फ्रेडरिक्स ने शोधकर्ताओं को SCADHO के कारणों की दोबारा जांच करने के लिए प्रेरित किया है। उसके कारण से अधिक और एक से अधिक ब्रे राउ कोकिंग में पर्यावरणीय उपवास, आनुवांशिक प्रभाव, आनुवंशिकता की भूमिका और पारिवारिक कारकों सहित एना की शुद्धता पर कोकिंग शामिल है। व्याटोस फोंडर एंड लव, 2016 GG 2010, निगीएफ 2016। इसके अलावा ADHD की कीमत की जांच जारी है।
जिसमें पर्यावरणीय प्रकाश से संबंधित विभिन्न मिथक शामिल हैं। एक्सपो 201 तो ADHD लक्षणों की विशेषता है और वे पूरी तरह से नए हैं और पहले उनकी जांच की जा चुकी है। साथ ही की सीटिंग की टीज और इन कारणों के बीच कार्यों से ADHD कम नहीं हुआ है। डाक्सांगवेयर डाइक्यूशन फंटर के लिए खोजकर्ता एक बढ़ती खराब और ट्रांस्टेड ADHD फेड या व्यक्तिगत लेस हो सकती है। रास्ते की विपक्ष है। जब आप ADHD दवाएं लें, ऐसे शिक्षक ट्विन्यूथ को समझते हैं। सारांश न्यूरॉन्स और तंत्रिकाएं नेटवर्क का निर्माण 2.1 न्यूरॉन के भागों और कार्य को पहचानें। प्रत्येक की तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं का एक संपूर्ण नेटवर्क है जो शरीर के सभी भागों तक जानकारी पहुंचाता है। मस्तिष्क दो प्रकार की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स और ग्लियाल कोशिकाओं से बना होता है। न्यूरॉन्स में 4 प्राथमिक घटक होते हैं। डेंड्राइट जो प्राप्त करते हैं इनपुट, एक सोमा या कोशिका निकाय, अक्षतंतु जो तंत्रिका संदेश को अन्य कोशिकाओं तक ले जाते हैं, और एवन टर्मिनल जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज की साइट है। घाल कोशिकाएं कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु को अलग करती हैं, समर्थन करती हैं और इंसुलेट करती हैं। रॉन वे सोच, स्मृति और अनुभूति के अन्य रूपों को प्रभावित करते हैं। माइलिन कुछ न्यूरॉन्स के अक्षतंतु को इंसुलेट और संरक्षित करता है। कुछ अक्षतंतु केबलों में एक साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं। माइलिन तंत्रिका संदेश को भी गति देता है। एक न्यूरॉन में आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। जब विश्राम हो, न्यूरॉन अंदर से नकारात्मक और बाहर से सकारात्मक रूप से चार्ज होता है। उत्तेजित होने पर, ये सकारात्मक सोडियम आयनों को कोशिका में प्रवेश करने की अनुमति देकर चार्ज को उलट देता है। ये क्रिया क्षमता है। न्यूरॉन्स एक पूर्ण या कुछ भी नहीं वाले मैग्नेट में मुक्त होते हैं। ये गति और संख्या है। न्यूरॉन्स की सक्रियता जो शोधकर्ताओं को उत्तेजना की ताकत बताती है। 2.2 क्रिया क्षमता की व्याख्या करें। एक्सॉन टर्मिनल के अंत में सिनेप्टिक वेसिकल्स एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच सिनेप्स या गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों को छोड़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अणु अगली कोशिका के रिसेप्टर साइटों में फिट हो जाते हैं, जो उस कोशिका के पहले भाग को उत्तेजित या बाधित करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर या तो उत्तेजक या निरोधात्मक हो सकते हैं। 2.3 वर्णन करें कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ और शरीर के साथ संचार करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग कैसे करते हैं। पहला ज्ञात न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन (ACH) था। यह मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, स्मृति निर्माण में मदद करता है और उत्तेजना और ध्यान में भूमिका निभाता है। गाबा प्रमुख निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। शराब पीने पर उच्च मात्रा में गाबा निकलता है। सेरोटोनिन 5-HT नींद, मूड और भूख से जुड़ा होता है। डोपामाइन DA पार्किंसंस रोग और सिजोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ है। एंडोर्फिन तंत्रिका नियामक हैं जो हमारे दर्द को नियंत्रित करते हैं। रिएप्टेक नामक प्रक्रिया में अधिकांश न्यूरोट्रांसमीटरों को सिरपटिया वेसिकल्स में वापस ले जाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का एक अवलोकन 2.4 वर्णन करें कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और बाहरी अनुभवों पर प्रतिक्रिया करते हैं। मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और शामिल होते हैं। एच को अणुओं को तोड़ने वाले एंजाइमों द्वारा सिनेप्स से साफ किया जाता है।
कार्य करती है। कॉर्ड का बाहरी हिस्सा मस्तिष्क में और अंदर से संदेशों को प्रसारित करता है, जबकि आंतरिक भाग दर्द की प्रतिक्रिया जैसे जीवन रक्षक रिफ्लेक्सेस को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में अभिवाही न्यूरॉन्स, इंटीरियरन और अपवाही न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, जो एक साधारण रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। ईएस न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की क्षमता को संदर्भित करता है जो अनुभव या चोट के परिणामस्वरूप अपनी संरचना और कार्य को संशोधित करता है। शोधकर्ता मस्तिष्क की चोट या बीमारी वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए इस सुविधा को भुनाने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। ए 2.5 दैहिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिकाओं में अंतर करें। परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी न्यूरॉन्स और नसें हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का हिस्सा नहीं है और जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भीतर दो प्रणालियां हैं, दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र में संवेदी मार्ग या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश ले जाने वाले न्यूरॉन्स और मोटर मार्ग या न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्वैच्छिक मांसपेशियों तक संदेश ले जाते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में पैरासिम्पैथेटिक विभाजन और सहानुभूति विभाजन होता है। सहानुभूति विभाजन हमारी लड़ाई या उड़ान प्रणाली है, जो तनाव पर प्रतिक्रिया करती है, जबकि पैरासिम दैहिक विभाजन हमारी खाने पीने और आराम प्रणाली है, जो अंगों के सामान्य दिन प्रतिदिन के कामकाज को बहाल करती है और बनाए रखती है। दूर के कनेक्शन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। 2.6 समझाइए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त प्रवाह में हार्मोन नामक रसायनों का स्राव करती हैं, जो मांसपेशियों और अंगों की गतिविधि को प्रभावित करती हैं। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। इसके कई कार्यों में ये हमें पानी के संरक्षण में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन को नियंत्रित करता है, जो श्रम और स्तनपान की शुरुआत में शामिल एक हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। अन्य ग्रंथियों की गतिविधि को प्रभावित करता है। 2.7 विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका को याद करें। पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में स्थित होती है। यह मेलाटोनिन को स्रावित करता है, एक हार्मोन जो प्रकाश में परिवर्तन के जवाब में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। थायरॉइड ग्रंथि गर्दन के अंदर स्थित होती है। ये थायरॉक्सिन को स्रावित करके चयापचय, ऊर्जा की जलन, को नियंत्रित करता है। अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागनों को स्रावित करके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बहुत अधिक इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया पैदा करता है, जबकि बहुत कम मधुमेह का कारण बनता है। गोनाड महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण होते हैं। वे यौन विकास, गतिविधि और प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन का स्राव करते हैं। अधिवृक्का ग्रंथियां, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक अधिवृक्का मज्जा के एपिनेफ्रीन के स्राव के माध्यम से तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं।
2 और नॉर्पेनेफ्रिन। अधिवृक्क का प्रांतस्था 30 से अधिक विभिन्न कॉर्टिकोइड्स हार्मोन का स्राव करती है, जो नमक के सेवन, तनाव और यौन विकास को नियंत्रित करती है। जीवित मस्तिष्क के अंदर देखना। 2.8 वर्णन करें कि मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए क्षति अध्ययन और मस्तिष्क उत्तेजना का उपयोग कैसे किया जाता है। हम प्रयोगशाला जानवरों में मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए घावों की तकनीक का उपयोग करके या उन क्षेत्रों को विद्युत रूप से उत्तेजित करके मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं। ESB। हम मस्तिष्क के कार्यों के बारे में जानने के लिए मानव मस्तिष्क क्षति के मामले के अध्ययन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक मामले से दूसरे मामले में आसानी से सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। RTMS और IDCS उत्तेजित करने के गैर आक्रामक तरीके हैं। दिमाग। 2.9 न्यूरोइमेजिंग तकनीकों की तुलना करें और अंतर बताएं। मस्तिष्क की संरचना और कार्य का मानचित्रण। विभिन्न न्यूरोइमेजिंग विधियां वैज्ञानिकों को जीवित मस्तिष्क की संरचना या कार्य की जांच करने की अनुमति देती हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ शोधकर्ताओं को देखने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG या मस्तिष्क की सतह की विद्युत गतिविधि खोपड़ी पर लगाए गए इलेक्ट्रोड के उपयोग के माध्यम से, जिसे फिर बढ़ाया जाता है और कंप्यूटर का उपयोग करके देखा जाता है। ERP शोधकर्ताओं को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के समय और प्रगति को देखने की अनुमति देता है। CT स्कैन मस्तिष्क की कंप्यूटर सहायता प्राप्त एक्स-रे हैं और खोपड़ी और मस्तिष्क की संरचना दिखाती हैं। MRI स्कैन शोधकर्ताओं को मस्तिष्क की संरचना को और भी अधिक विस्तृत रूप से देखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो पल्स और एक कंप्यूटर का उपयोग करता है। fMRI शोधकर्ताओं को एक समयावधि में मस्तिष्क की गतिविधि को देखने की अनुमति देता है। PET स्कैन मस्तिष्क कोशिकाओं की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए रक्त प्रवाह में इंजेक्ट की गई एक रेडियोधर्मी चीनी का उपयोग करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बढ़ाया और रंग कोड किया जाता है। SPECT मस्तिष्क के रक्त प्रवाह की इमेजिंग की अनुमति देता है। नीचे से ऊपर तक, मस्तिष्क की संरचनाएं 2.10 पश्चिम मस्तिष्क की विभिन्न संरचनाओं और प्रत्येक के कार्य की पहचान करें। मेडुला मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे और रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर होता है। ये सांस लेने और निगलने जैसे जीवन निर्वाह कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर के प्रत्येक तरफ की नसें भी इस संरचना में विपरीत दिशाओं में पार हो जाती हैं। पोन्स मज्जा के ऊपर है और बीच में एक पुल के रूप में कार्य करता है। सेरेबेलम और सेरेब्रम, यह नींद, सपने देखने को प्रभावित करता है। उत्तेजना और शरीर के बाएं और दाएं भाग में गति का समन्वय। जालीदार गठन मज्जा और पोन्स से होकर गुजरता है और हमारे ध्यान और उत्तेजना के सामान्य स्तर को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम मस्तिष्क के आधार और पीछे पाया जाता है और बारीक, तीव्र मोटर गति, सीखी हुई सजगता का समन्वय करता है। 30 से अधिक वयस्क। तनाव। कुछ पुलिस 2.11 मस्तिष्क की उन संरचनाओं की पहचान करें जो भावना, सीखने, स्मृति में शामिल हैं, और लिम्बिक प्रणाली में थैलेमस, हाइपोथा हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला शामिल हैं, रिले स्टेशन जो संवेदी प्रेरणा भेजता है। आसन और मांसपेशी टोन, ये भी हो सकता है। रचनात्मक और भावनात्मक कार्य। थैलेमस कॉर्टेक्स के उचित क्षेत्रों में है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, यौन संबंध और जागरूकता तथा भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये पिट्यूटरी जी को भी नियंत्रित करता है।
हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो दीर्घकालिक घोषणात्मक यादों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। सूचनात्मक व्यवहार, नींद। लिन अमिगडाला हमारी भय प्रतिक्रियाओं और डरावनी उत्तेजनाओं की स्मृति को नियंत्रित करता है। 2.12 कॉर्टेक्स के उन हिस्सों की पहचान करें जो विभिन्न इंद्रियों को संसाधित करते हैं और जो शरीर की गति को नियंत्रित करते हैं। कॉर्टेक्स सेरेब्रम का बाहरी आवरण है और इसमें लगभग 1 इंच के 10वें हिस्से की मोटाई में न्यूरॉन्स की कसकर भरी हुई परत होती है। इसकी झुर्रियां या कॉर्टिकलाइजेशन अधिक कॉर्ट की अनुमति देती हैं। नष्ट करना। सी ट्रिकली के बारे में। ई मामला। की के लिए। दरवाजा। दी एस एल पी पी एस में। ये है। कई क्षेत्र और अधिक मस्तिष्क जटिलता से जुड़े हैं। कॉर्टेक्स को 2 सेरेब्रल गोलार्धों में विभाजित किया गया है जो तंत्रिका तंतुओं के एक मोटे बैंड से जुड़े होते हैं जिन्हें कॉर्पस कॉलोसम कहा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के पीछे और आधार पर पश्चकपाल लोब दृष्टि की प्रक्रिया करते हैं और प्राथमिक दृश्य प्रांतस्था रखते हैं। कॉर्टेक्स के शीर्ष और पीछे पार्श्विका लोब में होते हैं। सोमेटोसेंसरी क्षेत्र, जो हमारे स्पर्श की अनुभूति, तापमान और शरीर की स्थिति को संसाधित करता है। टेम्पोरल लोब में प्राथमिक श्रवण क्षेत्र होता है और है भाषा को समझने में भी शामिल है। ललाट लोब में मोटर कॉर्टेक्स होता है जो स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है और यहीं पर सभी उच्च मानसिक कार्य होते हैं जैसे योजना, भाषा और जटिल निर्णय लेना। 2.13 कॉर्टेक्स के उन हिस्सों के नाम बताइए जो भाषा जैसे विचार के उच्च रूपों के लिए जिम्मेदार हैं। कॉर्टेक्स के साहचर्य क्षेत्र सभी लोबों में पाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ललाट लोब में। ये क्षेत्र लोगों को प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों और मस्तिष्क के निचले क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी को समझने में मदद करते हैं। बाएं ललाट लोब में ब्रोका क्षेत्र नामक क्षेत्र धारा प्रवाह, समझने योग्य भाषण के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति को ब्रोका का वाचाघात होता है, जिसमें शब्द रुक जाते हैं और गलत उच्चारण किया। बाएं टेम्पोरल लोब में वर्निक क्षेत्र नामक क्षेत्र भाषा की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति को वर्निक का वाचाघात होता है, जिसमें भाषण धारा प्रवाह लेकिन निरर्थक होता है। गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। 14 स्पष्ट करें कि मस्तिष्क के कुछ कार्य बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच कैसे भिन्न होते हैं। स्प्लिट ब्रेन रोगियों के अध्ययन से, जिनमें मिर्गी को ठीक करने के लिए कॉर्पस कॉलोसम को अलग कर दिया गया है, पता चलता है कि मस्तिष्क का बायां भाग में शामिल परिप्रेक्ष्य नवासी। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क भाषा, लेखन, तार्किक विचार, विश्लेषण और गणितीय क्षमताओं को नियंत्रित करता है। बाईं ओर भी प्रक्रिया होती है। फाइल। विश्व स्तर पर जानकारी और का संज्ञान आयन प्रस्तुत किया गया। यूटी जानकारी। मनोविज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना, भुगतान करना। ध्यान अभाव, अतिसक्रियता पर ध्यान। विकार। 2.15 ध्यान अभाव, अतिसक्रियता विकार के कुछ संभावित कारणों की पहचान करें।
ADHD का निदान अक्सर बच्चों में किया जाता है, लेकिन यह वयस्कता तक बना रह सकता है। कई कारण संभव हैं, जिनमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक और मस्तिष्क संरचना और कार्य में कई अंतर शामिल हैं। स्वयं की जांच करो। 1. पिट्यूटरी। C. थायराइड।